हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। इकोनॉमिक्स की डिस्कशन को हम लोग अपनी कंटिन्यू करते हैं। आज बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक वो पार्ट होता है इकोनॉमिक थ्योरी का जहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स जैसे सिर्फ एक घर, एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री, इन सब के बारे में बातें करते हैं, सिर्फ एक के बारे में। यानी कि माइक्रो लेवल पे यहाँ पर बातें करी जाती हैं। किसके बारे में? माइक्रो लेवल पे। ठीक है। और जब मैक्रो लेवल पे करी जाती हैं उसके लिए क्या टर्म यूज़ होता है? जल्दी बताओ फटाफट। वेरी गुड, एग्रीगेट्स। यानी एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? एज अ होल, यानी कि टोटलिटी के अंदर जब किसी चीज़ को स्टडी करा जाता है इकोनॉमिक्स में, टोटलिटी। ठीक है। तो यहाँ पर ना हम लोग इकोनॉमी के जो एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। जैसे हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई। ठीक है। अब एक प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, प्रोफेसर बोल्डिंग। ये नाम याद नहीं रखने आपको, जो जेएम केन्स था और वो सब जो नितिन सिंघानिया में पहले चैप्टर में कराया था वो इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डिफाइन कर रहे हैं भाई इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को। प्रोफेसर बोल्डिंग के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स ना स्टडी होती है जब आप एक पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड, जब आप किसी एक इंडिविजुअल प्राइस की बात करते हो। इंडिविजुअल प्राइस मतलब कि एप्पल के क्या दाम चल रहे हैं, या फिर 5 स्टार कितने की है, या लेस का पैकेट कितने का है। इंडिविजुअल प्राइस के बारे में बात करते हो। वेजेस, मनरेगा के अंदर मजदूरों को कितनी दिहाड़ी मिलती है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक दिन में कितने पैसे मिल जाते हैं, एमएनसी में जॉब करने वालों को कितने पैसे मिल जाते हैं। आप यहाँ पर इंडिविजुअल वेजेस के बारे में बात करते हो। ऐसी वही एक ही बात है, इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करते हो, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हो, और एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में बात करते हो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लेस के, किटकैट के, डेयरी मिल्क के क्या रेट चल रहे हैं। यहाँ पर हमारा प्राइमरीली हम लोग कंसर्न होते हैं कि किस प्रकार से प्राइजेस डिटरमाइन होते हैं इंडिविजुअल कमोडिटीज़ के और इंडिविजुअल फैक्टर्स के। इंडिविजुअल फैक्टर्स मतलब यहाँ पर वी आर कंसर्न अबाउट वन लेबर या फिर ग्रुप ऑफ लेबर, वन इंडिविजुअल या फिर हिज और हर इनकम, उसके लिए। यहाँ पर हम लोग इकोनॉमी में सबको कंबाइन करके नहीं देखते। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक वो चीज़ बता रहा है, ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर वाला चीज़ इरेज कर देता हूँ। अब देखो इस फैक्ट को ज़रा ध्यान से देंगे। रिमेंबर, एक इंडस्ट्री ना सारी ग्रुप ऑफ फर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये वाली बात आप याद रखना, ये क्वेश्चन कल को किसी भी स्टेट पीएससी में टकरा सकता है आपसे। एज वेल एज जो हमारा एग्ज़ाम है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑफिसर, ईपीएफओ, यूपीएससी का ईपीएफओ एग्ज़ाम और यूपीएससी का एपीएफसी एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, उसमें ये वाले क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, कि इंडस्ट्री क्या है और ये फर्म से कैसे डिफरेंशिएटेड है। नंबर ऑफ फर्म्स मिलकर उनका एक जो मतलब समूह होता है, ग्रुप होता है, जब वो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक है। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि ये टाटा स्टील इंडस्ट्री है ना, ये टाटा पावर इंडस्ट्री है, या फिर ये रिलायंस गैस एंड ऑयल इंडस्ट्री है। तो वो मतलब उसमें बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स इधर उधर ऑपरेट कर रही है, लेकिन सबका काम गैस एंड ऑयल प्रोड्यूस करना है। इन शॉर्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर ये होता है कि किस तरीके से प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं। क्या पूरी इकोनॉमी के लिए? जी नहीं, पूरी इकोनॉमी के लिए नहीं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए। क्या सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए? जी नहीं, हम लोग एक एक करके उन सबको देखते हैं। लैंड अलग, लेबर अलग, कैपिटल अलग, एंटरप्राइज अलग। उसमें से भी हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात करते हैं कि यार यूपी के लेबर को कितनी दिहाड़ी मिलती है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल के लेबर। ये इस तरह के मतलब हम लोग पूरी इकॉनमी को टोटलिटी में नहीं, कि हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं इंडिया में एक लेबर की एक एवरेज वेज स्केल कितनी है, एक एवरेज सैलरी कितनी है, ऐसी बातें नहीं करते हम लोग यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये बात करते हैं किस प्रकार से रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट होते हैं इकॉनमी के अंदर, और रिसोर्सेज जब एलोकेट होते हैं तो उनका यूज़ किस प्रकार से होता है ताकि उसमें से आउटपुट को मैक्सिमाइज करा जा सके। यानी कि इनपुट किस प्रकार से दी जा रही है, रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकल सके इकॉनमी के लिए। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ कंसर्न अबाउट 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जिसको आप नितिन सिंघानिया के पहले चैप्टर के अंदर कर चुके हो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब ये वाली बात तो आपको क्लियर है ना, ये वाली बात उसी लेक्चर से देख लेना, इसकी डिटेल डिस्कशन मैंने वहाँ पर बता रखी है आपको। ठीक है। उसके बाद हम लोग अब डिफरेंशिएट करते हैं प्रॉपर तरीके से। नितिन सिंघानिया के पहले चैप्टर के अंदर कम थी डिफरेंशिएशन, हम यहाँ पर एक बारी कॉम्प्रिहेंसिव वे में
आज ही लाइफ टाइम में बस पहली बार और आखिरी बार इसको देखेंगे और क्लोज कर देंगे इसको हमेशा के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स नहीं बनना, हमें तो यूपीएससी क्लियर करना है, बस इतनी डिबेट ये काफ़ी है। अब पता है क्या है, माइक्रो का ये वाला पार्ट मैं चाहता हूँ ना स्किप करवा के डायरेक्टली इस बुक में ना यहाँ से करवा देता मैं आपको बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि ये तो आप कर ही चुके थे पहले चैप्टर के अंदर। यार है क्या, मैं सिर्फ यूपीएससी को नहीं देख रहा आपके लिए, मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैं मल्टीपल एग्जाम्स को देख रहा हूँ। यूपीएससी में जस्ट बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो का डिफरेंस या फिर माइक्रो का कोई भी पार्ट या कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। उठाकर देख लो आप, वहाँ पर माइक्रो के भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। तो लेकिन इसके बियॉन्ड अब आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत जाने के वो नहीं है। पहला चैप्टर नितिन सिंघानिया का पढ़ो, जितना मैंने पढ़ा है ये, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये, बस आप ये डिफरेंस की टेबल याद रख लेना। सारे फिल्म्स और मेंस के क्वेश्चन माइक्रो और मैक्रो के यहीं से हो जाएंगे आपके। मैं माइक्रो और मैक्रो टर्म्स की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा कि इस टेबल को पढ़ोगे और सारी इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी। माइक्रो और मैक्रो जब भी ये टर्म्स आएंगे कि डिफरेंस क्या होता है, क्या कौन सी चीज़ किसका पार्ट है, कौन सी चीज़ किसका पार्ट नहीं है, ये 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले चलो एक थ्योरी पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग यहाँ पर अब डिफरेंस डाल रहे हैं, ठीक है, और सिमिलरिटीज़ डाल रहे हैं। सिमिलरिटीज़ तो कोई है नहीं, पहली बात है, डिफरेंस ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ना इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी होती है, जो कि एक इकॉनमी का पार्ट होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इकॉनमी का पार्ट है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इकॉनमी को एज अ होल यानी कि इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट हम लोग स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग एक मान लो शैली एक बुटीक चलाती है मान लो, या शैली एक पार्लर चलाती है, ऐसा करके मान लो। अब ये एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है, पूरा देश तो ये वाला काम नहीं कर रहा। ऐसी जब एक इंडिविजुअल कोई भी यहाँ पर क्लोथ मिल को काट के ऐसा मान लो कि शैली का पार्लर, ठीक है, जब वो कुछ भी चीज़ मतलब मान लो मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रही है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर आइटम तो नहीं कर रही है, शी इज़ प्रोवाइडिंग गुड्स की जगह सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पूरे हिंदुस्तान में पंजाब में जाकर एक पर्टिकुलर दुकान पे उसको देख रहे हैं कि वो पार्लर है और शैली सहगल नाम की एक बंदी है जो कि उसको संभाल रही है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बहुत माइक्रो लेवल से इकॉनमी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये कहें पूरी इकॉनमी के अंदर जैसे शैली चला रही है, वैसे और भी जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, जो पार्लर संभाल रही हैं, पूरे देश में इंडिया में पार्लर एज अ बिजनेस की क्या पोजीशन है, तब जब हम लोग कहें इफ़ वी स्टडी द एंटायर पार्लर इंडस्ट्री, क्लोथ को काट के पार्लर करो, पार्लर सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री, हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं पूरे देश के पार्लर को काउंट कर रहे हैं, हम लोग उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग स्टडी करते हैं प्रॉब्लम, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर फर्म या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, हम लोग माइक्रो स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जैसे आप ये कहो कि केरला में एक पर्सन रहता है, ठीक है, और उसकी एक शॉप है और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है उसका, लेकिन सिर्फ इससे पूरे केरला का या पूरे इंडिया के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं आने वाला, कोई प्रभाव नहीं आने वाला। यहाँ पर हम लोग माइक्रो स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स को या किसी भी चीज़ को पूरे इकोनॉमी वाइड स्केल पर अगर हम लोग स्टडी करते हैं, होल इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट्स को लेकर, तब हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी। यानी कि अगर हम लोग ये बोलें कि जो भी लोग इंडिया के अंदर स्टील सेक्टर के अंदर हैं, दे आर रिची रिच, जो भी लोग मोमोज का बिजनेस या फिर फूड कह लो, फूड का बिजनेस जो कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो अर्निंग गुड। टेक्सटाइल्स का सेक्टर थोड़ा सा डाउनफॉल है, ठीक है। साइकिल जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके अंदर डाउनफॉल है। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के अंदर डाउनफॉल है। इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक रिक्शा, बैटरी रिक्शा, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ओला की स्कूटी, एथर की स्कूटी इलेक्ट्रिक वाली, इन सब के अंदर बहुत हाइक है। ये सारे की सारी क्या है, हम लोग पूरे इकॉनमी की बात कर रहे हैं, पूरी इकॉनमी की बात, ठीक है। लेकिन अब इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, कुछ हैं इंटरडिपेंडेंट और कुछ हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि कुछ कुल मिलाकर इनके बीच में 7 डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, बेसिकली 7। इतना 7 जान जाओगे तो दिस इज़ मोर देन इनफ। देखो, जब हम लोग एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करते हैं इंडिविजुअल, तब वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी। देखो, ये कम से कम 9वीं 10वीं बार बोल रहा है ये वाली चीज़ आपको। जब आप लोग इकोनॉमी को एज अ होल
और एज अ एग्रीगेट जब आप वो करते हो, स्टडी करते हो, तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कीवर्ड आपको क्या याद रखना है, माइक्रो के अंदर एक इंडिविजुअल, यहाँ पर होल और एग्रीगेट्स, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अब क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की बात होती है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम, एक पर्टिकुलर जगह के प्राइसेस, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, आउटपुट को यही कहते हैं, मतलब जैसे आउटपुट क्या होता है, मतलब जो भी कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको आउटपुट कहते हैं। जो भी कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है, जो भी एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है। यानी कि अगर मेरे पापा की गारमेंट बिजनेस की फैक्ट्री है और वहाँ से एक मान लो कि जीन्स अगर वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो आउटपुट है मेरी फैक्ट्री का, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर ना हम लोग इकॉनमी वाइड एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं। हम लोग एक इंडिविजुअल की इनकम नहीं, पूरे देश की इनकम, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। एक पर्टिकुलर गुड की या एक पर्टिकुलर जगह या स्टेट के गली मोहल्ले के प्राइसेस नहीं, देश में किसी भी चीज़ के जनरल प्राइस लेवल क्या हैं, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल पता है क्या होता है, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही तो हमें पता लगता है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, आप गए भी नहीं हो लेकिन फिर भी देखना इस चीज़ का आंसर देने के केपेबल हो, जर्मनी ज़्यादा महंगा है या नेपाल ज़्यादा महंगा है, अगर मुझे ट्रिप लगानी हो तो कहाँ ज़्यादा ईजी है जाना पैसों के टर्म्स में, कैसे बोल सकते हो? जर्मनी ज़्यादा ईजी है, जर्मनी ज़्यादा सस्ता है नेपाल से। हाँ, मैं सस्ता पूछ रहा हूँ कि कहाँ जा सकते हो, कैसे, ये चीज़ कैसे बोल सकते हो? इकोनॉमी बढ़ी है, वेरी गुड, पहला फैक्टर। दूसरा, करेंसी बेटर, और करेंसी फैक्टर तो शैली बहुत अच्छा वर्ड बोला, मेजर फैक्टर है। लाइफस्टाइल से नहीं, लाइफस्टाइल से कुछ लेना देना नहीं होता, लाइफस्टाइल बनती ही पैसों की वजह से। यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जर्नल प्राइस लेवल, जब भी कोई बोलता है कि जर्मनी में एक चिप्स का पैकेट इतने का मिल जाएगा जबकि नेपाल में उतने में 50 पैकेट आ जाएंगे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब है ये है जनरल प्राइस लेवल। जैसे इंडिया में ही मान लो कि दिल्ली ज़्यादा महंगी या फिर नागालैंड ज़्यादा महंगा, बताओ? दिल्ली। अंडमान निकोबार आइलैंड में कोई सामान खरीदना ज़्यादा सस्ता या फिर जम्मू एंड कश्मीर में खरीदना सस्ता? अंडमान निकोबार, यही चीज़ है जनरल प्राइस लेवल। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेशनल आउटपुट की। लेकिन इसको, ये जो मैंने बताया ना कि अंडमान और इसका एग्जांपल विद इन द इंडिया मतलब एग्जांपल मत देना कभी भी, क्योंकि वो फिर माइक्रो की बात कर रहे हो। इसका मतलब आप यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन जनरली मैक्रो में इसलिए करते हैं, ये मतलब ये ब्रॉड स्टैंडर्ड इसलिए बनाते हैं ताकि इंटरनेशनल कंपैरिजन हो सके इकॉनमीज़ का। बताऊँगा ये आगे जाके, बैलेंस ऑफ पेमेंट और उन सारे चैप्टर्स में समझाऊँगा इसको मैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ने या इंडस्ट्री ने क्या प्रोड्यूस करा उससे कंसर्न नहीं होते हैं, नेशनल आउटपुट से कंसर्न होता है, पूरे देश में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो होती है रिसोर्सेज किस प्रकार से एलोकेट करे जाएंगे और प्राइस फिर उसके बाद कैसे डिटरमाइन करा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम ये होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की, मैक्रो की बात कर रहा हूँ यहाँ पर राइट साइड, कि किस प्रकार से हम लोग नेशनल इनकम को डिटरमाइन करें, उसका लेवल डिटरमाइन करें, और एम्प्लॉयमेंट को। दो की फैक्टर्स कल हमने पढ़े थे ना कि इसका इनकम और एम्प्लॉयमेंट से लेना देना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जबकि रिसोर्सेज एलोकेशन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और उसके प्राइजेस किस प्रकार से डिटरमाइन करे जाएंगे। यहाँ पर जो मेन टूल्स होते हैं वो होते हैं डिमांड और सप्लाई एक पर्टिकुलर कमोडिटी की। यहाँ पर मेन टूल्स होते हैं एक डिमांड एक सप्लाई नहीं, पूरे देश की डिमांड, पूरे देश की सप्लाई, यानी कि सारे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड और सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि वो सेंट्रल प्रॉब्लम को जो आती है इकोनॉमी के अंदर माइक्रो लेवल पे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड और होम टू प्रोड्यूस, इसको सॉल्व कर सके, क्योंकि एक वो बहुत माइक्रो लेवल पे, एक छोटे सेक्शन पे, एक छोटे रीजन पे फोकस करता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी सॉल्व कर सकती है सेंट्रल प्रॉब्लम कि किस तरीके से हम लोग इकोनॉमी के अंदर सभी रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज़ करें कि उनका एक तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो और फुल यूटिलाइजेशन हो, एज वेल एज एफिशिएंट और फुल तरीके से वो सारे के सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हो, यानी कि उनका
अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कोई खाली बेला नहीं पड़ा रहना चाहिए कोई भी रिसोर्स। हर एक रिसोर्स से मैक्सिमम इकोनॉमिक आउटपुट कैपेसिटी जो कि देश के इंजन में लगकर उसको बूस्ट कर दे, रॉकेट बना दे, ये चीज़ हमें इंश्योर करवाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इसको पढ़कर, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, किसको ये गुड बांटा जाएगा और उसके प्राइस क्या रखे जाएंगे। जबकि यहाँ पर हम लोग कंसर्न होते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, जंगल, नदियाँ, तालाब, इंसान भी रिसोर्सेज ही माना जाता है, ठीक है, ये सारे के सारे लोग एक तो फुल तरीके से एम्प्लॉयड होने चाहिए। एम्प्लॉयड इसका मतलब जॉब नहीं, अब नदियाँ, पहाड़ जॉब, चिड़िया, बत्तखें कोई जॉब करने थोड़ी ना जाएंगी। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता है कोई भी रिसोर्स खाली ना पड़ा हो। यानी कि ऐसा मान लो अब सरकारी एक ज़मीन है, वो 2 एकड़ में फैली हुई है, तो भैया उस पर कुछ चीज़ ही बना दो, कुछ मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर फेयर प्राइस शॉप, कुछ तो बना सकते हो कि कुछ भी बना दो। गांव में वो लोकेटेड है तो एक कोई सरकारी बैंक खोल दो। ये होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट करना और एफिशिएंट यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को जो कि खाली पड़े हुए। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है, एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर और एक इंडस्ट्री कैसे अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखो, एक होता है डाउनफॉल, मैं छोटे शब्दों में यहाँ पर समझा देता हूँ, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक होता है डाउनफॉल और एक होता है इकोनॉमी के अंदर बूम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप ना आराम से बैलेंस वे में चल रहे हो, ये होता है बैलेंस। यानी कि जैसे एक मुझे एक बताओ, आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, बूम होना चाहिए, जिसको आप जानते हो ज़्यादा टाइम तक बूम रह नहीं पाता किसी की लाइफ में, या फिर लाइफ डाउनफॉल में होनी चाहिए। बेटर क्या है, आपको करोड़पति रहने की आदत लग जाए और उसके बाद आप छोटी लाइफ स्टाइल ना अपना सको, आप भीख मांगने पे मजबूर हो जाओ, या फिर आपका सारी चीज़ों का नॉर्मल तरीके से गुजारा चलती रहे, कभी कोई कमी नहीं आएगी किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा लालच नहीं और बहुत मतलब क्या कहते हैं अपना स्टैंडर्ड गिरेगा नहीं। बताओ क्या बेटर है, बैलेंस बेटर है ना, इक्विलिब्रियम बेटर है ना। ये है इक्विलिब्रियम। मैं वैसे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर एक शब्द में समझ में नहीं आएगा वर्ड मीनिंग, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग से समझ में नहीं आएगा। इसका एक पूरा कंसेप्ट होता है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करती है, ठीक है। स्पेशली RBI ग्रेड B का एग्जाम जिसके बारे में मैंने कल बताया था, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो बता दूंगा मैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो कंसर्न होती है कि कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं, दोनों में इक्विलिब्रियम में अटेन करना है इकोनॉमी में, क्योंकि बेस्ट पोजीशन यही होती है, बैलेंसिंग पोजीशन। लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम किस में अटेन करना है, वहाँ तो देखो एक प्रोड्यूसर को करना होता है, एक कंज्यूमर को करना होता है, या एक इंडस्ट्री को अटेन करना होता है ना। जैसे मतलब मान लो कोविड के बाद हम सबके पापा का बिजनेस वगैरह सब कुछ या फिर घर वालों का बिजनेस नीचे चला गया था। अब हमने ये सोचा ना फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी, अब देखते हैं क्या है, इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा भी नहीं है, तो कैसे भी करके आप लोग रिलेट कर सकते हो कि अगर किसी भी मतलब बिजनेस फैमिली से अगर बिलोंग करते हो आप लोग, कि चीज़ें मतलब ऊपर नीचे कर कर और जितने लोन चढ़े हुए थे पहले की, स्कूल की फ़ीस जानी थी, घर पे बच्चों की, और वो करके उन सबको बैलेंस करते करते हम लोग एक दोबारा लाइफस्टाइल अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पहले वाली लाइफस्टाइल को एम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि लाइफ में डाउनफॉल आया कोविड की वजह से, अब हम लोग इक्विलिब्रियम तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इंसान को जैसे मतलब मान लो किसी को ज़्यादा हवा लग गई कि मुझे ना यार रोज़ के करोड़ों रुपए कमाने हैं, कैसे भी चाहे कुछ भी हो, वो भयंकर तरीके से धड़ाक करके गिरा, और अब वो कहता है यार पहले वाली ज़िंदगी बढ़िया थी, वही करेंगे भाई, कम से कम 2 वक्त का खाना मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है, इज्जत की रोटी ज़्यादा बेटर है। यानी कि इक्विलिब्रियम, ये एक समझाने का तरीका है, डिटेल वे में हम कभी और बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन होता है पूरी इकोनॉमी का, कि कैसे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को कोई आपसे पूछ रहा है इंडिया में तुम काम करोगे तो तुम्हें 1 करोड़ मिलेंगे एक दिन के, एक हफ्ते बाद इंडिया में तुम काम कर रहे हो तो 100 रुपये मिलेंगे एक दिन के। इक्विलिब्रियम होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। एग्जाम्पल इसके क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये वाला पॉइंट अगर 6 समझ में नहीं आया ना, इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बाद में कराऊंगा। हमारा इस बुक में एक चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसी बुक के अंदर, CB सचदेवा के अंदर, उसमें समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम का पूरा चैप्टर है, वो 30 पेजेस का वो पूरा चैप्टर है, ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा नहीं सकता उसको चाहकर भी। एग्जाम्पल क्या है इसके, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सेविंग, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी, देख रहे हो, जनरल प्राइस लेवल नहीं है, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी,
इंडिविजुअल के फर्म की आउटपुट और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, यानी कि सब एक 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 करके बात होती है माइक्रो लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेशनल इनकम सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक इंडिविजुअल की इनकम ही नेशनल इनकम, एक इंडिविजुअल की एक परिवार की सेविंग नहीं नेशनल सेविंग, किसी कमोडिटी का प्राइस नहीं, किसी एक ऐसा नहीं कि मुंबई महंगा या दिल्ली महंगा है, ये नहीं, जनरल प्राइस लेवल पूरे देश में क्या है, एक की डिमांड नहीं पूरे एग्रीगेट डिमांड, एक की सप्लाई नहीं एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर किसी एक की डाउनफॉल नहीं, ओवरऑल डाउनफॉल कि ये पता लगाया जाए देश में गरीबी कितनी है। एक की जॉब गई कोविड की वजह से, उसको निकाल दिया गया, एक घर परिवार मतलब थोड़ी सी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी बिता रहा है, ये वाली बात नहीं, पूरे देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।